रात का समय था और फिन ने अपनी प्यारी कोट, एक हैट और सनग्लासेस पहने हुए थे, क्योंकि उसे एक मिशन पूरा करना था जो उसे दिया गया था। वह इधर उधर देख रही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख ना ले। फिर वह एक ड्रम के अंदर गई और झांक कर वेयरहाउस की ओर देखा। तब उसे पाब्लो की बात याद आई। उसने बताया था कि मर्चेंट आमतौर पर पोर्ट के वेस्टर्न एंड पर वेयरहाउस में एलिक्सर का ट्रेड करते हैं। हालांकि पाब्लो को यह नहीं पता कि लुइस क्या ढूंढ रहा है, लेकिन उसने फिन से कहा था कि इस बिल्डिंग की जांच करो। फिन ड्रम से बाहर निकली, हाथ से गन का इशारा बनाया और कहा, ठीक है, जो कुछ भी यहाँ छुपा है मैं, मास्टर लुइस की लॉयल सर्वेंट, उसे अनकवर कर दूंगी। इसके बाद वह वेयरहाउस की ओर बढ़ी। छत से उसने देखा कि दो आदमी कार्ड्स खेल रहे थे। फिन ने एक स्पाइडर को देखा और उसके वेब का इस्तेमाल नीचे स्लाइड करने के लिए किया। फिर थोड़ा छिपकर उसने सुना कि उनमें से एक आदमी शिकायत कर रहा था कि वह बोर हो गया है और जानना चाहता था कि उन्हें इस डैम्प वेयरहाउस में और कितनी देर रहना होगा। दूसरे ने जवाब दिया, तुम बहुत शिकायत करते हो, बस चुप रहो और अपने कार्ड्स खेलो। बॉस ने कहा है कि फेस्टिवल खत्म होने से पहले वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। इसी बीच अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। फिनन ने भी यह सुना और निष्कर्ष निकाला कि आवाज एक बीस्ट से आ रही थी। वो फिर से आया, एक आदमी ने कहा। दूसरे ने उसे बीस्ट को लाने का आदेश दिया, क्योंकि पिछली बार भी वही इसे लाया था। फिनन ने वेयरहाउस के अंदर माइस को चीज खिलाया और उनमें से एक को उस आदमी का ध्यान भटकाने के लिए भेजा। माउस तेजी से दौड़ा और आदमी के पैर से टकरा गया। वह फिसल गया और क्रेट में रखे एलिक्सर्स जमीन पर गिर गए, जिस पर उसका साथी गुस्से में चिल्लाया, तुमसे ठीक से यह भी नहीं हो पाया। सफेद बालों वाला आदमी झुंझलाकर उसे यूजलेस कहने लगा। फिन इस दौरान क्रेट में रखे एलिक्सर को देखकर हैरान थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि वेयरहाउस में रखे सभी क्रेट्स में एलिक्सर्स भरे हुए हैं। दोनों आदमी चूहों को लेकर आपस में लड़ने लगे। इस दौरान फिन क्रेट में जाकर छिप गई। आदमी ने क्रेट उठाया और बेसमेंट की ओर बढ़ा। फिन यह देखने के लिए उत्सुक थी कि बेसमेंट में क्या है। नीचे जाने पर पता चला कि वहां एक नदी थी। आदमी ने क्रेट नीचे रखा और पीछे मुड़ते ही एक डार्क ऑरा वाले बीस्ट को देखा। डर के कारण वह कांपने लगा और तुरंत वहां से भाग गया। फिन क्रेट से बाहर निकली, लेकिन एक शैडो देखकर डर गई। उसने देखा कि बीस्ट उसे घूर रहा था और एलिक्सर को निगलने के लिए तैयार था। इसी समय शहर में एक छोटा सा क्यूट बीस्ट गरज रहा था। दूसरी ओर केन और केनी फेस्टिवल का आनंद ले रहे थे। लोना ने कहा, अमेजिंग है ना, इसे विंटर कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा फेस्टिवल यूं ही नहीं कहते। लुइस ने भी इस बात की पुष्टि की कि यह फेस्टिवल वाकई बहुत बड़ा है और अपने पिछले जीवन में उसने इतना बड़ा फेस्टिवल कभी नहीं देखा था। फेस्टिवल को डिज्नीलैंड परेड के समान मानते हुए तभी उसे कोई बारबेक्यू पकड़ा देता है। वह लुसिया थी। उसने लुइस को फ्रोजन फ्रूट खाने को कहा, जो फेस्टिवल के दौरान ही मिलता है। लुइस ने जैसे ही एक टुकड़ा खाया, वह खुश हो गया और कहा कि यह कैंडीड फ्रूट जैसा ही स्वादिष्ट है। फेस्टिवल के प्रिलिमिनरीज के दौरान बॉम्ब बजाने की आवाज़ सुनकर लुइस ने लुसिया से कहा कि उन्हें यह देखना चाहिए। जब वे स्टेज के पास पहुंचे तो लुइस को म्यूजिक खराब लगा और उसने कहा कि इससे उसके कान दुखने लगे। लुसिया ने समझाया कि यह सिर्फ प्रीलिमिनरीज है और असली टैलेंट फाइनल्स में दिखेगा। तब लुइस ने लुसिया को स्टेज पर ले जाने की ठानी, जबकि होस्ट ने उन्हें बताया कि सिंगिंग कंटेस्ट के लिए पहले से साइन अप करना पड़ता है। टावर लुइस ने होस्ट से कहा कि उसने लुइस और लुसिया नाम से साइन अप किया है। होस्ट चौंक गया और बोला, लुसिया द सायरन? लुसिया नर्वस हो गई, क्योंकि लोग उसके पास्ट एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। तभी लुइस ने उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा दिया और कहा, डोंट वरी, मैं गाऊंगा और तुम बस इंस्ट्रूमेंट बजाओगी। लोगों की नज़रों के बीच लुसिया ने धीरे धीरे खुद को संभाला और दोनों स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो गए। लुसिया बॉम्ब को गले लगाए हुए थी। जाहिर है वह बहुत नर्वस थी और उसकी आवाज़ कांप रही थी। होस्ट ने कहा, क्या आप तैयार हैं? अगर आपको और समय चाहिए तो हम अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ सकते हैं। लुसिया सच बताने वाली थी कि वह परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन तभी लुइस स्टेज के बीच में चला गया। उसने लोजन के नागरिकों का अभिवादन किया और खुद को सायरन शेल्टर के लूज के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने क्राउड से कहा, आप सब इतने पेशेंट रहे अब तक के बेकार परफॉर्मेंसेस को सहते हुए, है ना? ये बात हाल ही में परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को चिढ़ा गई, लेकिन लुइस बिल्कुल भी डरा नहीं। लुइस ने लुसिया को अपनी अकम्पनिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। हालांकि लुसिया नर्वस थी, फिर भी वह स्टेज पर आ गई।
भीड़ को देखते ही उसकी डर वापस आ गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह पसीने से तरबतर हो गई। उसने लुइस को बुलाया और ऑनेस्टली कहा कि उसे नहीं लगता कि वह फिर से परफॉर्म कर पाएगी। तब लुइस ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और अपनी मैजिक पावर का उपयोग किया। लूसिया ने अचानक कुछ महसूस किया और सोचने लगी कि यह कौन सा अजीब सा एहसास है। लुइस के हाथ पकड़ने से उसे एक अनोखा सुकून मिला। लुइस ने उसे विंक किया और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। लूसिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, धन्यवाद लुइस। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत मायने रखते हैं। होस्ट ने उसे बैठने के लिए कहा। लूसिया ने लुइस से पूछा कि वह कौन सा गाना गाना चाहता है ताकि वह इंस्ट्रूमेंट को उसके अनुसार मैच कर सके। लुइस ने क्राउड का ध्यान खींचा और उन्हें उनके पेशेंस के लिए धन्यवाद दिया। उसने घोषणा की कि अब वह सबके लिए गाना गाएगा। लोग हैरान रह गए यह सुनकर कि लूसिया नहीं बल्कि लुइस गाएगा। बच्चा क्यूट है, लेकिन वह कैसा गाना गा सकता है? एक महिला ने कहा। लुइस ने गाना शुरू किया। उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनकर क्राउड दंग रह गया। किसी ने भी इतनी प्योर और क्लियर आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। लुइस ने 500 साल गाना गाना शुरू किया। ये गाना इतना इमोशनल था कि लुइस खुद गाते हुए रोने लगा। क्राउड भी उसकी आवाज़ और भावनाओं से प्रभावित होकर रोने लगा। एक व्यक्ति ने कहा, लुइस का परफॉर्मेंस दुखद और सफोकेटिंग है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसके दिल को साफ कर रहा हो। लूसिया भी स्पीचलेस होकर लुइस को देख रही थी। लुइस ने उसे बॉम्ब बजाने का इशारा किया और लूसिया ने उसकी बात मानी। उसने आंखें बंद करके बॉम्ब बजाना शुरू किया। लुइस ने गाने के हाई पिच को बखूबी गाया, जिससे होस्ट और क्राउड स्टंड रह गए। लुइस ने गाना खत्म करते हुए क्राउड को झुककर धन्यवाद दिया, जबकि लोग एक और गाना गाने की मांग करने लगे। लुइस ने उनकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया। उत्सव के बाद वे वापस इन लौटे। लुइस ने थकावट से बैठते हुए कहा, गाना आसान काम नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ। मोना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुम कमाल के थे लुइस, तुम इतना अच्छा कैसे गाते हो। जुड़वां बच्चे भी लुइस की तारीफ करने लगे, जबकि लूसिया ने अचानक कहा, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, और ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसकी बहन मोना ने उसे जाते हुए देखा और महसूस किया कि वह दुखी है। लूसिया अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन तभी मोना ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आने की अनुमति मांगी। मोना दरवाजे से अंदर आई और लूसिया के बिस्तर पर बैठ गई। उसने परफॉर्मेंस के बारे में पूछा। लूसिया ने कहा कि परफॉर्मेंस अच्छा था। मोना ने खुशी जताई और कहा कि उसने लूसिया को लंबे समय बाद स्टेज पर देखा, जिससे वह बहुत खुश हुई। तभी लूसिया उठी और अचानक मोना से पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मोना इस सवाल से हैरान थी और उसने पूछा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? लूसिया रोने लगी। वह अपने माता पिता की दुर्घटना को लेकर खुद को कोस रही थी। यह सुनकर मोना को गुस्सा आया। उसने लूसिया को थपकी दी और कहा, ऐसी बकवास बातें मत किया करो। लूसिया दर्द से कराह उठी और उसके मुंह से हल्की चीख निकली। मोना ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें बार बार कहा है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। उन्होंने उस व्यक्ति को बचाने का फैसला किया जिसे वे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, और ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारा ख्याल दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा रखती हूँ, इसलिए कभी ऐसा मत कहना। लूसिया लगातार रो रही थी, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मोना ने उसे गले लगाया और कहा, मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हें अभी गाना शुरू करना होगा, लेकिन अगर तुम आज की तरह थोड़ा थोड़ा करके स्टेज पर कदम रखती रहोगी तो मुझे यकीन है कि तुम पहले की तरह गा सकोगी। मोना ने उसे यह भी याद दिलाया कि उनके जैसे सायरन्स गाते हुए सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लूसिया यह सुनकर भावुक हो गई और खुशी से रोते हुए मोना की बातों से सहमत हो गई। वे नहीं जानते थे कि लुइस ये सब छुपकर सुन रहा था। लुइस मुस्कुरा रहा था क्योंकि यह वही था जिसकी उसने उम्मीद की थी। वह धीरे धीरे वहां से चला गया और खुद से कहा, मेरे ऑपरेशन का पहला चरण सफल रहा। जब लुइस अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि फिन बुरी तरह घायल होकर कांप रही थी। यह देखकर वह चौंक गया। उसने पूछा, तुम इतनी घायल कैसे हो गई? लुइस ने फिन को अपनी हथेली पर बैठाया। फिन ने कांपते हुए कहा कि पश्चिमी बंदरगाह के गोदाम में कुछ था। वह पूरी बात नहीं बता पाई क्योंकि वह बेहोश हो गई। लुइस घबरा गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिन के गोदाम का जिक्र करने पर लुइस ने पाब्लो को तुरंत वहां जाने का आदेश दिया। पाब्लो बिना दरवाज़ा खटखटाए गोदाम में घुसा और गुस्से में दरवाज़ा लात मारकर खोला। वह एक हथौड़ा लेकर आया था। वहां पहरा दे रहे लोग पाब्लो को देखकर चौंक गए। पाब्लो ने गुस्से में कहा, तो यही वह जगह है जहां से एलिक्सर्स गायब हो रहे थे। तुमने इन्हें यहीं छुपा रखा है ना? लंबे बालों वाले व्यक्ति ने यह सुनकर इनकार किया और कहा कि उन्होंने कुछ नहीं छुपाया।
पाब्लो ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और गुस्से में कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए बेहतर होगा कि सच बोलो। तभी एक आवाज़ आई, उसे छोड़ दो। यह डेमन था। डेमन ने कहा, मुझे नहीं पता आप यह सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो गलतफहमी दूर हो सकती है। पाब्लो ने व्यक्ति को दीवार पर फेंकते हुए कहा, जो लोग बातचीत करना चाहते हैं वे वही होते हैं जिनके पास छुपाने के लिए कुछ होता है। उसने पूछा, तो बताओ इन एलिक्सस को यहाँ क्यों छुपाया गया है? डेमन ने आत्मविश्वास से कहा, ये एलिक्सस कानूनी रूप से खरीदे गए हैं और ऑटम कॉन्टिनेंट में भेजे जाने वाले हैं। उसने यह भी जोड़ा कि शायद पाब्लो को गलत सूचना दी गई है। पाब्लो ने डेमन से कहा, अगर यहाँ कुछ भी गलत नहीं है तो मुझे इसे खुद जांचने दो। डेमन ने उसे अनुमति दे दी। पाब्लो ने गोदाम का दरवाज़ा जोर से लात मारकर खोला और नीचे की ओर चला गया। वहाँ वही जगह थी जहाँ फिन ने पहले मॉन्स्टर देखा था। पाब्लो इधर उधर देखने लगा। डेमन और उसके आदमी उसका पीछा कर रहे थे। पाब्लो ने कहा, यह जगह छोटी नावों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होती थी। ये छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह है। उसने हथौड़ा उठाकर पानी के बाईं ओर फेंका, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। डेमन ने कहा, देखा, यहाँ कुछ नहीं है। पाब्लो को फिन की बातों पर भरोसा था, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। वह अब भी टॉर्च लेकर खोजने लगा। डेमन ने उसे बार बार समझाया कि वहाँ कोई मैजिकल बीस्ट नहीं है। आखिरकार पाब्लो के पास और कोई विकल्प नहीं बचा और वह वहाँ से चला गया। जैसे ही पाब्लो बाहर आया, उसने लुइस को देखा। लुइस ने कहा, अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पाब्लो थोड़ी देर के लिए हैरान था। फिर लुइस ने बताया कि वह देखने आया था कि पाब्लो फिर से पीने तो नहीं चला गया। लुइस ने हाथ हिलाते हुए पाब्लो की ओर कदम बढ़ाए। पाब्लो समझ गया कि लुइस एक्टिंग कर रहा है ताकि डेमन और उसके आदमियों को कोई शक न हो। पाब्लो ने लुइस के कान में फुसफुसाते हुए बताया कि उसने अंडरग्राउंड वाटरवे की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लुइस ने निष्कर्ष निकाला कि डेमन और उसके लोग शायद पहले ही मैजिकल बीस्ट को कहीं और ले जा चुके हैं। उसने तय किया कि वह खुद इस मामले को संभालेगा और पाब्लो को पीछे हटने की अनुमति दी। पाब्लो ने उसकी बात मानी और डेमन की ओर बढ़ गया। उसने कहा, अरे, मैं आपको पहले देख चुका हूँ। आप मिस्टर डेमन हैं, सही कहा ना? डेमन ने लुइस की पहचान पूछी। लुइस ने जवाब दिया, मैं लुइस हूँ और अपने अंकल पाब्लो के साथ सायरन शेल्टर में ठहरा हूँ। डेमन के साथ खड़े लंबे बालों वाले आदमी ने डेमन को बताया कि लुइस वही बच्चा है जो कांस नाइट की प्रीलिमिनरी में स्टेज पर था। डेमन ने लुइस के करीब आकर कहा, तो तुम वही हो जिसने लुसिया के साथ स्टेज पर गाना गाया था? मैंने सुना है तुमने काफ़ी अच्छा गाया। लुइस ने डेमन की बात की पुष्टि की। डेमन ने कहा, मैं ये जानकर प्रभावित हुआ कि लुसिया को स्टेज पर मनाना कितना मुश्किल है। क्या तुम मेरे लिए भी किसी को मनाने में मदद कर सकते हो? लुइस ने पूछा। किस बारे में? डेमन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अपने अंकल पाब्लो को समझाओ कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना किस तरह से खतरनाक हो सकता है। पाब्लो डेमन की बात सुनकर गुस्से में आ गया और डेमन से अपनी बात दोहराने को कहा। वह लड़ाई शुरू करने ही वाला था कि लुइस ने उसे रोक दिया। उसने डेमन से कहा, मेरे अंकल कभी कभी बिना सोचे समझे काम कर बैठते हैं, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। डेमन लुइस की परिपक्वता देखकर चकित रह गया। डेमन और उसके लोग गोदाम में वापस जाने वाले थे कि लुइस ने अचानक डेमन के पास एक सींग जैसा फ्लूट देखा। लुइस ने कहा, एक बात पूछनी है, ये सींग वाली बांसुरी क्या है? डेमन को यह सुनकर चिढ़ हुई और उसने लुइस से पूछा कि वह क्यों पूछ रहा है। लुइस ने सहजता से जवाब दिया, ये देखने में अच्छी लग रही है, मैं सोच रहा हूँ मुझे भी ऐसी एक ले लेनी चाहिए। डेमन ने जवाब दिया, इसे कहीं भी आसानी से नहीं पाया जा सकता। फिर वह गोदाम के अंदर चला गया। जैसे ही तीनों आदमी वहां से हटे, पाब्लो ने लुइस से उसके प्लान के बारे में पूछा। पाब्लो ने सुझाव दिया कि टायरस को इस मामले में शामिल करना चाहिए, लेकिन लुइस ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर टायरस इसमें शामिल हुआ तो शहर में युद्ध छिड़ सकता है और निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने यह भी जोड़ा कि वे लुसिया की वापसी को इस मामले की वजह से बर्बाद नहीं कर सकते। पाब्लो यह सुनकर चौंक गया। लुइस ने उसे बताया कि उसका इरादा लुसिया को धीरे धीरे फिर से स्टेज पर लाने का था, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे इस प्रक्रिया को तेज करना होगा। लुइस ने कहा, यह अब तक का सबसे शानदार उत्सव बनने वाला है। गोदाम के अंदर डेमन ने लंबे बालों वाले आदमी को दंडित किया। वह गुस्से में चिल्लाया। पहले वह क्रीचर जो अब तक शांत था अचानक शोर मचाने लगा और अब पाब्लो यहाँ छानबीन कर रहा है, गोदाम का मैनेजमेंट क्या कर रहा है। फिर डेमन ने क्रोध में आदमी को अपनी तलवार से मार दिया। डेमन ने ऐलान किया कि अब उन्हें अपनी योजना को जल्दी अंजाम देना होगा।
इससे पहले कि सब कुछ उजागर हो जाए। डेमन ने अपने आदमी को आदेश दिया कि सी बीस्ट को अगले दिन ठीक केन्स नाइट फाइनल्स के समय रिहा किया जाए। वह आदमी डर के मारे पसीने में था क्योंकि उसे अपने जीवन पर खतरा महसूस हो रहा था। डेमन ने गोदाम से बाहर जाते हुए कहा, यह एक भव्य उत्सव होने वाला है। अगली शाम लुइस और पाब्लो बंदरगाह के चारों ओर घूम रहे थे। पाब्लो ने लुइस से कहा कि सी बीस्ट का कोई निशान नहीं मिला, चाहे उसने कितना भी खोजा हो। उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि डेमन आज रात कोई कदम उठाएगा? लुइस ने उत्तर दिया, हाँ, डेमन अब ज्यादा देरी नहीं करेगा क्योंकि वह पहले ही पकड़ा जा चुका है। अगर उसका लक्ष्य टायरस को हराना है तो वह उत्सव के दौरान अराजकता फैलाएगा और फिर खुद को इसे सुलझाने वाले के रूप में पेश करेगा। यह लॉर्ड पर प्रभाव डालने का सबसे अच्छा मौका है। पाब्लो ने कहा कि ऐसा करने के लिए डेमन को सी बीस्ट को नियंत्रित करना होगा। उसने पूछा, क्या डेमन भी जैकब की तरह एक ड्रूइड है? लुइस ने समझाया कि डेमन ड्रूइड नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार का मानसिक जादू नहीं है, जबकि लुइस ने उत्साह के साथ जोड़ा कि डेमन के पास एक दुर्लभ वस्तु है, सी किंग्स हॉर्न। लुइस ने बताया कि यह एक सी ड्रैगन के सींग से बनी बांसुरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे पा लेता है वह सी बीस्ट को अपनी मर्जी से चला सकता है। लुइस को नहीं पता था कि डामन ने यह खजाना कहाँ से पाया, लेकिन वह समझ गया था कि इसके साथ डामन बिना ड्रूइड बने भी सी बीस्ट को नियंत्रित कर सकता है। लुइस ने निष्कर्ष निकाला कि अगर वह यह सींग चुरा लेता तो वे ऑटम कॉन्टिनेंट की अपनी योजनाओं को तेजी से पूरा कर सकते थे। पाब्लो ने लुइस की वास्तविक योजना सुनकर निराशा जाहिर की क्योंकि वह लुइस से एक अच्छा प्लान उम्मीद कर रहा था। लुइस ने कहा, डेमन आज रात जरूर हरकत में आएगा, बंदरगाह पर नजर रखना। पाब्लो ने पूछा, सिर्फ मैं? आप कहाँ जा रहे हैं मास्टर? लुइस ने जवाब दिया कि उसे पहले कुछ और काम निपटाने हैं। दोनों अलग हो गए और लुइस सराय की ओर चला गया। जैसे ही वह सराय के बाहर पहुंचा, उसने खिड़की के पास किसी को झांकते हुए देखा। वह क्यारी था। लुइस ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यारी डर गया और थोड़ा चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया था। वह हकलाते हुए बोला कि वह लुसिया से यह बताने आया था कि उसे इतने समय बाद उसे स्टेज पर देखकर कितना अच्छा लगा। लुइस ने क्यारी को चिढ़ाते हुए कहा, कम से कम तुम्हारे पास थोड़ा समझदारी भरा आइडिया है। यह सुनकर क्यारी चिढ़ गया। फिर लुइस ने क्यारी को एक खास काम दिया। उसे आज रात के कार्यक्रम के लिए प्लाजा को लोगों से भरना था। क्यारी हैरान होकर पूछने लगा, क्यों? लुइस ने कोई वजह नहीं दी और उसे चिढ़ाते हुए कहा कि शायद यह काम उसके लिए कठिन हो सकता है। गुस्से में क्यारी बोला, कठिन? मैं सिर्फ अपनी फैमिली से पूरा प्लाजा भर सकता हूँ। लुइस ने कहा, यह तो बढ़िया है, फिर मिलते हैं। लुइस ने जाते जाते क्यारी को एक और काम दिया, लुसिया के लिए एक फूलों का गुलदस्ता लाने का। लुइस ने कहा, सही समय पर पॉइंट्स स्कोर करना चाहोगे? इसे सुन क्यारी उलझन में पड़ गया। इस बीच उत्सव शुरू होने को था। भीड़ में भारी संख्या में लोग जमा हुए थे। केन्स नाइट के अंतिम दिन लुइस और लुसिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निकले, लेकिन भीड़ देखकर लुसिया घबराई हुई थी। उसने कहा कि पिछली केन्स नाइट इतनी भरी नहीं थी। उसी समय लुइस सोच रहा था कि आखिर क्यारी ने कैसे पूरे प्लाजा को लोगों से भर दिया। प्रतियोगिता पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिससे लुसिया और भी अधिक घबरा गई। प्रतियोगियों को दर्शकों से बहुत सराहना मिल रही थी। लुसिया बिना किसी भाव के खड़ी थी, सोचते हुए कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन फिर से आएगा। वह लुइस की ओर देख रही थी, ये समझते हुए कि अगर लुइस न होता तो वह कभी यह सपना भी नहीं देख पाती। होस्ट ने मंच के बीच में जाकर कहा, अगले प्रतियोगियों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। स्वागत कीजिए लुइस और लुसिया का। यह सुनते ही लुसिया डर से कांपने लगी। उसका पुराना ट्रॉमा फिर से जाग गया। वह डर के कारण हिल भी नहीं रही थी, लेकिन तभी लुइस ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब और भागने की जरूरत नहीं है। लुइस ने उससे कहा कि वह अपने दर्दनाक अतीत से भागना बंद कर दे। लुसिया हैरान थी। उसने पूछा, अगर आज तुम्हारे माता पिता होते तो वे क्या कहते? लुइस ने मंच की ओर बढ़ते हुए कहा, सोचो कि तुम्हारे माता पिता वास्तव में तुम्हारे लिए क्या चाहते थे। लुसिया उलझन में थी। लुइस मंच के बीच में जाकर अपने गिटार को बजाने लगा। दर्शक हैरान थे क्योंकि वे लुसिया के मंच पर आने का इंतजार कर रहे थे। लुइस ने गाना शुरू किया। भीड़ उसकी आवाज और प्रस्तुति से प्रभावित थी। एक व्यक्ति ने कहा, यह गाना एक बच्चे का सपना है।
मैं इसे बचपन में अपने माता पिता के साथ गाया करता था। लूसिया लुइस को देखते हुए सोचने लगी कि लुइस ने क्या कहा था। वह अपने माता पिता के साथ बिताए पलों को याद करने लगी जब वे सभी एक साथ गाया करते थे। अचानक लूसिया मंच पर दौड़कर लुइस के पास आ गई। लुइस ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और फिर बिना किसी झिझक के लूसिया ने गाना शुरू कर दिया। वह गाते हुए रो रही थी। ये वही लोरी थी जो वह अपने माता पिता के लिए गाया करती थी। मोना दर्शकों में खड़ी थी और भावुक होकर रोने लगी। उसे गर्व हो रहा था कि उसकी बहन ने आखिरकार फिर से गाना शुरू किया। लुइस और लुसिया का गाना उनके माता पिता की याद में था और यह वही लोरी थी जिसे मोना ने लुइस को कभी सुनाई थी। मोना ने समझा कि लुइस ने यह सब केवल लुसिया के लिए किया था। वह लुइस की आभारी थी। लुसिया मंच पर गाने का आनंद ले रही थी और लुइस अपने गिटार को बजाते हुए मुस्कुरा रहा था। क्यारी जो भीड़ में था अपने गार्ड्स की मदद से मंच देख रहा था। वह रोते हुए ताली बजा रहा था और बहुत गर्व महसूस कर रहा था। दर्शकों ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, सायरन वापस आ गई है। लुसिया खुश थी और अपने दर्शकों का धन्यवाद कर रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लुइस मंच से उतर चुका था। लुइस ने आत्मविश्वास से कहा, जैसा मैंने सोचा था योजना का यह हिस्सा पूरा हो गया। अब यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार का मूड खराब न हो। बाकी काम खत्म करने का समय आ गया है। दूसरी तरफ डेमन नाव में सवार होकर गोदाम वापस आ रहा था। जैसे ही वह पहुंचा उसने जमीन पर कदम रखा, लेकिन तुरंत ही उसने पाब्लो को देख लिया। डेमन ने कुछ कहने से पहले ही पाब्लो ने उसे छेड़ते हुए कहा, कहाँ छुप रहे थे, चूहे की तरह इधर उधर घूम रहे हो। फिर आगे जोड़ते हुए कहा कि वह जरूर तट के पास रॉक आइलैंड्स में कुछ छिपा रहा है। फिर कहा, जैसा लुसिया के माता पिता ने किया था वैसा ही कर रहे हो। डेमन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया और कहा, लुसिया के माता पिता भी इसी तरह मेरे पीछे पड़े रहते थे और अंत में वही हादसा हुआ जिसने उनकी जान ले ली। यह सुनकर पाब्लो का गुस्सा भड़क उठा। उसे समझ आ गया कि लुसिया के माता पिता की मौत डेमन की साजिश थी। डेमन ने कहा, मैं किसी को अपने काम में दखल नहीं देने देता। पाब्लो ने अपना हथौड़ा उठाकर डेमन पर हमला किया, लेकिन डेमन ने अपने दोहरी तलवारों से उस हमले को रोक लिया। फिर डेमन ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हें लगा कि मैं टायरस के खिलाफ बिना ताकत के जाऊंगा? इसी बीच डेमन के आदमियों ने आकर पाब्लो को घेर लिया। डेमन ने हथियार रखते हुए कहा कि उसे सायरन शेल्टर की दोनों बेटियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद उनका ख्याल रखेगा। पाब्लो गुस्से से चिल्लाया, लेकिन डेमन के लोग उसका रास्ता रोक रहे थे। डेमन ने अपने हाथ में सिकिंग का हॉर्न पकड़ते हुए पानी की ओर देखा और कहा, तो फिर क्या त्योहार फिर से शुरू करें? तभी वहां लुइस आ गया। लुइस ने डेमन को चिढ़ाते हुए कहा, त्योहार तो प्लाजा में हो रहा है, तुम यहाँ क्यों हो? दिशा ज्ञान की कमी है क्या? डेमन ने लुइस को घूरते हुए कहा, बच्चों को इतनी रात को बाहर नहीं रहना चाहिए। लुइस मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरे घर के नियम थोड़े ढीले हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। वह डेमन की ओर बढ़ते हुए बोला, लुसिया को रुलाने के लिए तुम्हें बड़ा दंड मिलेगा। डेमन ने कहा, तुम्हारी जुबान बड़ी तेज है, लेकिन मैं बच्चों पर भी हाथ नहीं रोकता। लुइस ने पलटकर जवाब दिया, यह अच्छा है, क्योंकि मैं भी बड़ों पर हाथ नहीं रोकता। डेमन ने अचानक लुइस पर हमला किया, लेकिन जैसे ही डेमन का हथियार लुइस तक पहुंचा, एक शील्ड ने उसे रोक दिया। डेमन चौंक गया और बोला, स्पेशल मैजिक, तुम ये कैसे जानते हो? लुइस ने मुस्कुराते हुए डेमन को और उकसाया। उसने डेमन पर तेजी से हमला किया और एक घूंसा मारा। डेमन ने खुद को बचा लिया, लेकिन वह दीवार से टकरा गया। फिर लुइस ने ताना मारते हुए कहा, ओह, तुमने इसे ब्लॉक कर लिया। लगता है तुम पाब्लो से थोड़ा बेहतर हो। पाब्लो, जो डेमन के आदमियों से लड़ रहा था, यह सुनकर चिढ़ गया। तभी लुइस ने कुछ देखा और वह चौंक गया। पानी के नीचे से एक बड़ा बीस्ट निकल आया। वह विशालकाय समुद्री जानवर डेमन के पास आकर खड़ा हो गया, मानो डेमन उसका मालिक हो। लुइस ने अपनी जान बचाते हुए कहा, ओह, यह तो करीब था, मेरी जान तो लगभग चली ही जाती। डेमन ने लुइस को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लड़के के लिए अब तक काफी था, अब तुम्हारी यह छोटी सी एक्टिंग यहीं खत्म होती है। डेमन ने कहा, यह प्लान से थोड़ा जल्दी है, लेकिन अब मुझे तुम्हें निपटाना ही होगा। लुइस ने यह सुनकर गुस्से में उसे घूरा, जबकि डेमन ने अपने हाथ में पकड़े हुए सिकिंग का हॉर्न बजाया और समुद्री जानवर को नियंत्रित करने की कोशिश की। तेज आवाज की वजह से लुइस को थोड़ी तकलीफें हुई, लेकिन उसने तुरंत अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट कर दी। हालांकि समुद्री जानवर ने कोई हरकत नहीं की, जिससे लुइस हैरान रह गया।
जबकि डेमन को गुस्सा आया और उसने जानवर को बेकार मछली कहते हुए लात मार दी। उसने उसे लुइस पर हमला करने का आदेश दिया। डेमन की इस हरकत से जानवर नाराज हो गया। लुइस को तुरंत समझ आ गया कि डेमन ने अब तक इस जानवर को पूरी तरह काबू में नहीं किया है, जिससे लुइस ने तुरंत अपनी मेंटल मैजिक डोमिनेशन एक्टिवेट की और कुछ ही सेकंड में जानवर ने लुइस को अपना मालिक मान लिया। लुइस ने जानवर को डेमन पर हमला करने का आदेश दिया। उसे पकड़ो और खा जाओ, लुइस ने डेमन की ओर इशारा करते हुए कहा। डेमन घबरा गया और पसीने पसीने हो गया। उसने फिर से हॉर्न बजाया, जिससे जानवर दर्द में कराहने लगा। फिर जानवर ने अपनी पूंछ से लुइस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लुइस समय रहते बच निकला और एक चट्टान पर कूद गया। लुइस ने सोचा कि उसकी मेंटल मैजिक इतनी ताकतवर नहीं है कि सीकिंग हॉर्न के प्रभाव को खत्म कर सके, जिससे उसने समझा कि वह शहर के बीचों बीच इस जानवर से सीधी लड़ाई नहीं कर सकता। कुछ सेकंड तक विचार करने के बाद लुइस को एक बेहतरीन योजना सूझी। उसने जानवर को ध्यान से देखा और उसे चुनौती दी। आओ, एक बराबरी की लड़ाई करते हैं, लुइस मुस्कुराते हुए बोला। उसने नदी में छलांग लगाई और पानी के नीचे चला गया। पाब्लो ये देखकर चिंता में पड़ गया, जबकि डेमन ने लुइस को पानी में जाते देख हंसते हुए कहा, सी सरपेंट के अपने इलाके में उससे लड़ने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसने अपनी मौत को न्योता दे दिया है। लुइस गहराई तक चला गया, जानवर को अपने पीछे आने दिया। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और अभी भी मुस्कुरा रहा था। तभी जानवर ने अपना बड़ा मुंह खोलकर लुइस को निगल लिया। अगले ही पल जानवर का मुंह अचानक चमकने लगा, क्योंकि लुइस ने अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। उसने जानवर के दांत पकड़कर आसानी से उसका मुंह खोल दिया। पानी के नीचे तो मुझे अपनी ताकत छुपाने की ज़रूरत नहीं, अब पूरी ताकत से लड़ने का समय आ गया है, लुइस ने मुस्कुराते हुए कहा। लुइस ने अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट की और जानवर को पीछे धकेल दिया। उसने जानवर का मजाक उड़ाते हुए कहा, अपने दांत रोज 3 बार साफ करो, नहीं तो बदबू आती रहेगी। जानवर दर्द में चिल्लाया और दूर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लुइस ने उसे खींच लिया और कहा, कहाँ भाग रहे हो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, जल्दी खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ओर पाब्लो ने डेमन के सभी आदमियों को हरा दिया। वह थका हुआ पानी की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि लुइस ठीक है या नहीं। तभी नदी का पानी हिलने लगा। एक भंवर बनने के बाद पानी का बवंडर उठ खड़ा हुआ। पाब्लो चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि समुद्री सांप पानी के अंदर से आसमान की ओर उड़ रहा था। डेमन भी स्तब्ध था, क्योंकि सांप उसके ही तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे वह चिल्लाते हुए भागने लगा, लेकिन अचानक गिर पड़ा। वह अभी भी सीकिंग का हॉर्न पकड़े हुए था। उसने पीछे मुड़कर देखा और नहीं चिल्लाया, क्योंकि सांप उस पर गिर रहा था। सांप डेमन पर गिरने के बाद बेहोश हो गया। पाब्लो यह सब देखकर अवाक रह गया। तभी पानी के ऊपर से एक आकृति उभरी। लुइस अपनी ड्रैगन फॉर्म में था। लुइस ने वापस मानव रूप में बदलते हुए कहा, वाह, ये तो मज़ेदार था। लंबे समय से अपनी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया था। पाब्लो ने तुरंत पूछा, क्या तुमने ये सब सिर्फ मस्ती के लिए किया? लुइस ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान डेमन की तरफ था, जो दर्द से करा रहा था। डेमन धीरे धीरे हॉर्न की तरफ रेंग रहा था, ये कहते हुए कि वह इसका मालिक है। लुइस ने डेमन को हॉर्न तक पहुंचने नहीं दिया और उसे उठा लिया। तुम अभी इस सीकिंग के हॉर्न को पकड़े क्यों हो? लुइस ने पूछा। उसने डेमन को बताया कि अब ये हॉर्न अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा। लुइस ने हॉर्न बजाया, लेकिन पाब्लो ने टिप्पणी की, तुम वायलिन तो बढ़िया बजाते हो, लेकिन बांसुरी बजाना तुम्हारा फोर्टे नहीं लगता। जिस पर लुइस ने चिढ़ते हुए कहा कि वह बुरा नहीं बजा रहा था। तभी हॉर्न में दरार पड़ने लगी। एक पल की खामोशी के बाद लुइस ने पूछा, यह सही किया जा सकता है ना? शायद ग्लू लगाकर जोड़ लें। लेकिन हॉर्न पूरी तरह टूट गया और उसके टुकड़े जमीन पर गिर गए। लुइस घुटनों के बल गिर गया और न चिल्लाया। तभी उसने महसूस किया कि सांप उसके पीछे खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ। लुइस ने नकली हंसी के साथ कहा, अब तो मैं फंस गया। सांप ने गुस्से में दहाड़ लगाई और लुइस और पाब्लो तुरंत भागने लगे। भागते हुए पाब्लो ने पूछा, सांप अचानक इतना हिंसक क्यों हो गया? लुइस ने जवाब दिया, सीकिंग का हॉर्न टूटने से सांप अब अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से बर्ताव कर रहा है। जैसे ही लुइस ने यह समझाया, उसने देखा कि सांप एक तेज रोशनी की तरफ आकर्षित हो रहा था। लुइस चिंतित हो गया, क्योंकि सांप अब त्योहार की तरफ बढ़ रहा था। पाब्लो ने घबराते हुए कहा, अगर यह त्योहार में पहुंच गया तो वहां तबाही मच जाएगी, वहां हजारों लोग हैं। तब लुइस ने तुरंत फिन को बुलाया और उसे ट्विंस को ढूंढने और उनके पास लाने का आदेश दिया। फिन ने समझ गया, कहते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। लुइस ने फिर पाब्लो से कहा कि वे दोनों सांप को रोकने की कोशिश करेंगे। उसी समय एक जोड़ा पास में टहल रहा था। लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रात में अंधेरी गलियों में घूमना खतरनाक है? लड़के ने जवाब दिया, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई खतरा नहीं।
तभी सांप उनके सामने आ गया। लड़का डर के मारे जमीन पर बैठ गया और चिल्लाते हुए पूछा, ये कैसा राक्षस है? लड़की ने उसे जल्दी उठने के लिए कहा, लेकिन जब वह नहीं हिला तो लड़की ने उसे उठा लिया और भागने लगी। इस बीच पाब्लो ने सांप की तरफ अपना हथौड़ा फेंका। हथौड़ा सांप के चेहरे पर लगा, जिससे वह और अधिक गुस्से में चिल्लाने लगा, हे सांप के सिर वाले, इधर आओ, पाब्लो ने डरते हुए कहा। सांप ने उसकी ओर ध्यान दिया और पाब्लो की तरफ दौड़ा। भागते हुए पाब्लो चिल्लाया, मास्टर, अब समय है, मदद करो। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह लुइस को बुला रहा था। लुइस ने तुरंत स्पेशल स्पेल का उपयोग किया, जो एक स्पेशल वेल बनाता है। इस जादू ने एक घनाकार जाल तैयार किया और सांप को उसमें फंसा लिया। सांप ने स्पेशल वेल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि लुइस ने उसे मजबूती से बंद कर दिया था। उसने सांप को शांत करने के लिए एक मेंटल स्पेल का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन सांप दर्द से चिल्लाने लगा और लगातार स्पेशल वेल को टकराने लगा। लुइस को महसूस हुआ कि वेल हिल रहा है, जिससे वह चिंतित हो गया क्योंकि इस स्थिति में वह स्पेल को पूरा नहीं कर सकता था। पाब्लो चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। तभी उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। यह टायरस और उसके लोग थे। टायरस ने सांप को देखा और हैरान रह गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। पाब्लो ने उसे बताया कि यह सांप डेमन की मचाई गई गड़बड़ का हिस्सा है और डेमन ने त्योहार में अराजकता फैलाने की योजना बनाई थी। यह सुनकर टायरस गुस्से से भर गया। टायरस ने डेमन के बारे में पूछा तो पाब्लो ने बताया कि शायद वह भगदड़ का फायदा उठाकर भाग गया होगा। पाब्लो ने यह भी कहा कि पहले इस सांप को संभालना जरूरी है। तभी लुइस गुस्से से बोला, पाब्लो, क्या तुम सिर्फ बातें करोगे या कुछ मदद भी करोगे? फिर पाब्लो ने घबराते हुए कहा, समझ गया। उसने टायरस से कहा कि अब कार्रवाई का समय है। टायरस थोड़ी देर के लिए हैरान था, लेकिन उसने पाब्लो की बात मान ली। तभी ट्विंस भी वहां पहुंच गए और मदद की पेशकश की। लुइस ने उन्हें सांप को विचलित करने का काम सौंपा तो ट्विंस ने अपनी तलवारें निकाली और लुइस से कहा कि बीस्ट को उन पर छोड़ दे। उन्होंने अपनी तलवारों और जादू से सांप पर हमला किया। कुछ मिनटों बाद पाब्लो ने लुइस को बताया कि वे तैयार हैं। सांप पाब्लो की दिशा में भागा, लेकिन रास्ते में एक रस्सी से ठोकर खाकर गिर पड़ा। यह रस्सी पाब्लो और टायरस ने पहले से तैयार की थी। दोनों ने रस्सी खींची, जिससे सांप का शरीर जकड़ गया। सांप ने छूटने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। टायरस के आदमियों ने भी रस्सी को कसकर खींचा। लुइस ने इस बार मल्टी स्पेल का उपयोग किया और अपने हाथों से एक क्यूब बनाकर सांप पर हमला किया। सांप चक्कर में आ गया और बेहोश हो गया। लुइस ने पास आकर कहा, अब तुम्हें शांत करता हूं। उसने पैसिफिकेशन मेंटल स्पेल डाला, जिससे सांप पूरी तरह से शांत हो गया। कुछ मिनट बाद सांप ने अपनी आंखें खोली और लुइस को सहलाने लगा। लुइस खुश था कि उसने सांप को सफलतापूर्वक वश में कर लिया। तभी टायरस गुस्से से भरा हुआ सांप को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन लुइस ने एक जादू किया जिससे टायरस रुक गया। टायरस चकित था कि वह हमला क्यों नहीं कर पा रहा। लुइस ने उसे समझाया कि सांप डेमन के नियंत्रण में था और उसने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। ट्विंस हंसते हुए सांप के साथ खेल रहे थे। टायरस ने कहा, हम इस तरह के राक्षस को यहाँ स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। तब लुइस ने उसे आश्वस्त किया कि वह सांप का ख्याल रखेगा। उसने सांप को नदी में वापस जाने दिया। सांप के जाते समय लुइस ने उसे आदेश दिया कि वह इंसानों के शहरों से दूर रहे और अपने इलाके में शांति से रहे। सांप ने अपनी भाषा में जवाब दिया और नदी में गहराई तक चला गया। ट्विंस ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा और कहा कि अच्छे से रहना और गलत लोगों की बात न मानना। लुइस खड़ा हुआ और बच्चों से कहा कि अब वे तैयार हो जाएं। ट्विंस ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी करनी है? लुइस ने जवाब दिया, जो करना था वह कर लिया, अब यहाँ से निकलने का समय है। दूसरी तरफ डेमन नाव में नदी के बीच बैठा गुस्से से कांप रहा था। उसकी योजना पूरी तरह विफल हो चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, तुम सोचते हो कि डेमन इतनी आसानी से हार मान लेगा? मैं बदला लूंगा, भले ही मुझे लोगन को जलाकर खाक क्यों ना कर देना पड़े। लेकिन तभी उसने देखा कि उसका चप्पू हवा में लहरा रहा है। डेमन ने ऊपर देखा और सामने वही सांप था। सांप ने डेमन को खींचा, ऊपर उछाल दिया और फिर निगल लिया। उसके बाद सांप पानी में डूब गया। पीछे केवल डेमन का कोट तैरता रह गया। दूसरी ओर लुसिया मंच पर अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके नीचे उतरी। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, 4 एक्स्ट्रा। गाने गाने ने मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी। उसने चारों ओर देखा। लोग उसकी तारीफ में ताली बजा रहे थे, लेकिन उसे लुइस कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी बहन मोना दौड़ती हुई आई और उसे गले लगाते हुए कहा, मेरी सायरन, तुमने कमाल कर दिया। अगर हमारे माता पिता आज तुम्हें देख रहे होते तो उन्हें तुम पर कितना गर्व होता।
तभी क्यारी ने झिझकते हुए अपना गला साफ किया। मोना ने उसे देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्यारी झिझक रहा था, लेकिन तभी मोना ने उसके हाथ में गुलदस्ता देखा तो मोना ने उसे लुसिया की ओर धकेलते हुए कहा, फूल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं जब इन्हें सही समय पर दिया जाए। क्यारी ने शर्माते हुए कहा, मैं तुम्हें स्टेज पर सफल वापसी की बधाई देना चाहता हूँ मेरी सायरन। लुसिया हैरान रह गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए फूलों का गुलदस्ता ले लिया और शुक्रिया कहा। क्यारी खुशी से झूम उठा क्योंकि लुसिया ने आखिरकार उसके फूल स्वीकार किए। लुइस जो कोने में खड़ा सब देख रहा था मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि अब सब उसके बिना भी खुश हैं। कुछ दिनों बाद लुइस और उसकी टीम ऑटम कॉन्टिनेंट जाने के लिए पोर्ट पर मौजूद थी। जहाज निकलने वाला था तभी मोना वहां आई और रोते हुए ट्विंस को गले लगाकर कहा, क्या तुम सच में जा रहे हो? क्या तुम मेरे छोटे भाई बहन बनकर यहीं नहीं रुक सकते? ट्विंस खुश थे कि मोना उन्हें इतना प्यार करती है। वहीं पाब्लो ने मजाक में कहा कि उसे भी गले लगाया जाए। मोना ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम जाओ या न जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। लुसिया ने लुइस को पुकारा। वह उदास थी और उसने पूछा, क्या तुम कभी वापस आओगे? लुइस ने झिझकते हुए कहा कि अगर मौका मिला तो वह जरूर आएगा। लुसिया ने उसे गले लगाते हुए वादा लिया कि वह लौटेगा। तभी क्यारी वहां आया और एक बॉक्स लुइस को दिया। लुइस हैरान रह गया जब उसने देखा कि बॉक्स में सायरन स्टीयर और एक अंगूठी थी। क्यारी ने कहा, मैं यह तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने अपना वादा निभाया। तुमने लुसिया नोना को फिर से गाने में मदद की। लुइस ने अंगूठी को देखा और क्यारी से इसके बारे में पूछा। क्यारी ने बताया, इस अंगूठी का इस्तेमाल तब करना जब तुम लोगन पोर्ट वापस आओगे। ये हमारे परिवार का क्रेस्ट है। इसके जरिए तुम्हें यहाँ किसी भी मदद की ज़रूरत हो मिल जाएगी। लुइस ने कहा, तो ये बेसिकली लोगन का फ्री पास है। क्यारी ने चलते चलते कहा, सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि तुम वापस आओ। लुइस ने उसे अलविदा कहते हुए कहा, क्यारी वियर्ड चीज़ें मत करना और जो मैंने सिखाया है उसी पर टिके रहना। क्यारी ने गुस्से में कहा, शट अप, अब मैं खुद चीज़ें संभालूंगा, तुम दखल देना बंद करो। लुइस ने उदासी से क्यारी को जाते हुए देखा, लेकिन तभी क्यारी ने पीछे मुड़कर लुइस को सबके लिए धन्यवाद कहा। लुइस ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यारी ब्रैट है लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से क्यूट है। टायरस भी वहां आया और पाब्लो से बातचीत शुरू की। पाब्लो ने पूछा, पोर्ट की रेस्टोरेशन कैसी चल रही है? टायरस ने कहा, काफ़ी नुकसान हुआ है लेकिन सौभाग्य से कोई जान नहीं गई। फिर टायरस ने लुइस की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बच्चा साधारण नहीं लगता। जिस तरह इसने सी सर्पेंट को काबू किया वह किसी इंसान की क्षमता से परे है। पाब्लो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर टायरस पर आरोप लगाया कि वह बेवजह बातें बना रहा है। उसने कहा, लुइस मेरा साधारण भतीजा है। टायरस ने उसे आश्वासन दिया कि वह लुइस के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने हाथ मिलाया और पाब्लो ने उसका धन्यवाद किया। बोट रवाना हुई और सभी ने उन्हें जाते हुए देखा। लुसिया और मोना उदास थीं। लुसिया चिल्लाकर कह रही थी, तुम्हें वापस आना होगा। ट्विंस ने हाथ हिलाकर कहा, हमने यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया। बोट पर ट्विंस ने लुइस से पूछा, अब कहाँ जाएंगे? लुइस ने गुस्से में कहा, तुम अभी ही पूछ रहे थे। अब हम ऑटम कॉन्टिनेंट के डॉर्टमंड पोर्ट जाएंगे, वहां से हमें जमीन के रास्ते सफर करना होगा। उसने पाब्लो से पूछा, डॉर्टमंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लेकिन पाब्लो जवाब नहीं दे रहा था। वह समुद्र की ओर देखते हुए खोया हुआ था। तो लुइस ने पास जाकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पाब्लो ने कहा, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। वह समुद्री बीमारी सिक का शिकार हो गया था। वह बुरी तरह से उल्टी कर रहा था। लुइस ने चिढ़कर कहा, इतना बड़ा आदमी और थोड़ी सी सिक नहीं संभाल सकता। तुम सच में परेशान करने वाले हो। लुइस ने उसकी पीठ थपथपाई और ड्राउजीनेस मेंटल स्पेल का इस्तेमाल किया। पाब्लो गहरी नींद में चला गया। लुइस ने बच्चों को बताया कि पाब्लो कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। बच्चे अपनी कैबिन देखने के लिए चले गए। पाब्लो वहीं बाहर सो रहा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि एक आदमी जो कोट पहने हुए था वहां खड़ा था। उसने पाब्लो को देखा और कहा, यह आदमी कम से कम टियर 3 का लगता है, लेकिन इसे इतनी आसानी से सुला दिया गया। फिर उसने सोचा, इस बार का सफ़र उतना उबाऊ नहीं रहेगा जितना मैंने सोचा था।